नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज और मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। आज बात करेंगे यहाँ पर कच्चे तेल में, जहाँ पर यूएस ईरान की जंग में जो यहाँ पर लेटेस्ट स्टेटमेंट्स निकल के आई हैं ईरान और यूएस दोनों की तरफ से, उसका सीधा इम्पैक्ट हमने क्रूड पे आता हुआ देखा है। पहले $100 बैरल के ऊपर क्रूड स्थित होता है या नहीं देख रहे थे, लेकिन अब 110 यहाँ पर एक नया पाइवट पॉइंट के तौर पर उभरता हुआ नजर आया है। साथ ही बात करेंगे सोने चांदी की, जहां पर डॉलर 100 के ऊपर लेवल फिर पहुंचा है और उसका इम्पैक्ट हमने सोने चांदी में मुनाफा वसूली के तौर पर आता हुआ देखा है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ ICICI सिक्योरिटीज के एनर्जी एनालिस्ट प्रबल सेन हैं और साथ ही निर्मल बैंक सिक्योरिटीज से कुणाल शाह। कुणाल नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। पहले आपसे बात कर लेते हैं और सोने चांदी को समझ लेते हैं, क्योंकि जिस तरह की मुनाफा वसूली यहाँ पर फिर लौटती हुई नजर आई है, कैसे देखते हैं आप करंट प्राइसेस, और आपको लगता है कि डायरेक्ट रिलेशन अब यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है वॉर स्टेटमेंट्स के साथ? क्रूड ऊपर जाता है, गोल्ड सिल्वर नीचे आते हैं। ये हफ्ते में मेरे हिसाब से गोल्ड सिल्वर के लिए सबसे बड़ा इवेंट होगा यूएस का सीपीआई का नंबर। सो एक्सपेक्टेशन है कि यूएस का सीपीआई एटलीस्ट 75 to 80 पिप से बढ़ के आएगा। और दैट तो अपसाइड ये वीक में गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए कैप्ड है। बड़ी अपसाइड आने के लिए कोई ट्रिगर्स बड़े चाहिए, या ऑयल जोर से नीचे आ जाए, वॉर में कोई पॉजिटिव सी बेसिकली दिस ये जो जियोपॉलिटिकल एक साइड है और दूसरी साइड यूएस का इन्फ्लेशन का नंबर है। सो ये दोनों में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लास्ट वीक में हमने गोल्ड में हाई बनते हुए देखे थे $4,800 तक, अब वो अपवर्ड जोन कैप्ड हो जाएगा। उससे ऊपर मुझे जाता हुआ गोल्ड नजर नहीं आ रहा है। सो एमसीएक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो अराउंड मैक्सिमम 1,53,000-54,000 तक की ऊपर में जगह है। और मेरा व्यू ऐसा है, सेल ऑन राइस, करंट प्राइस पे मत बेचिए, ऊपरी स्तरों पे बेचिए, क्योंकि कोई भी छोटा मोटा फॉल भी क्रूड में आता है तो इमीडिएटली गोल्ड सिल्वर थोड़ा ऊपर जाता है। सो एट दैट टाइम आई वुड रिकमेंड कि 2 दिन बाकी है अभी भी डेटा आने के लिए सीपीआई का, बट ऊपरी स्तरों में 153 154 के आसपास आपको बेचना चाहिए, और नीचे में अराउंड 4600 के आसपास एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा। सो एक छोटी से दायरे में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है गोल्ड। और मेरा व्यू ये हफ्ते के लिए सेल ऑन रिलीज का है। कुणाल, चांदी में भी यही राय देंगे? 154 आपने कहा सोने का रेजिस्टेंस बन सकता है, चांदी में क्या लेवल्स बनेंगे? सेम वे सिल्वर में अराउंड 245 to 48, दैट कैन बी द अपवर्ड रेजिस्टेंस। और ऑन द डाउन साइड फिर से 225 तक जा सकता है, 225 220। सो द थिंग इज दैट वी हैव टू सी दैट अपार्ट फ्रॉम वॉर, अगर यूएस का सीपीआई बढ़ता है तो बॉन्ड मार्केट में फिर से सेल ऑफ आएगा, फिर से बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी, डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हो जाएगा। So in all those scenario, it is very difficult for gold to really shoot up. So that's the reason why हमको लग रहा है कि ये हफ्ते में ऊपरी स्तरों से आपको बिकवाली देखने मिलेगी गोल्ड और सिल्वर में। मेटल्स एक बार आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे यहाँ पर, क्योंकि कुछ सपोर्ट यहाँ पर कॉपर में बनता हुआ नजर आया था। 4 महीने के लोज छूने के बाद यहाँ पर कुछ सपोर्ट कॉपर में है। एल्यूमिनियम ऑफ कोर्स एक कंटिन्यूअस हमने यहाँ पर स्ट्रेंथ आते हुए देखी है कुणाल। और अब अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, छठे हफ्ते में ये वॉर जाती हुई नजर आ रही है। अंत शायद इमीडिएटली भी हो सकता है, 2 हफ्ते और भी चल सकता है। ऐसे समय में मेटल्स में क्या करने की राय है? आई थिंक मेटल्स में एल्यूमिनियम में तो बाई है। एल्यूमिनियम ऐसे हालत में कैसे, आई थिंक रफली हमने कैलकुलेट किया 6.25 मिलियन टन ऑफ एल्यूमिनियम इज एट स्टेक राइट नाउ। और ये कैपेसिटी जल्दी आएगी नहीं, 5 मिलियन तो टोटली बंद हो गई है। सो 72 मिलियन टन की मार्केट में से अगर 5 मिलियन टन टोटली बंद है तो वो कमोडिटी में मंदी नहीं हो सकती अंटिल डिमांड बहुत खराब हो जाए। बट जैसे वॉर खत्म होगा तो कंस्ट्रक्शन की डिमांड भी आएगी। तो मुझे लग रहा है एल्यूमिनियम $3,800 की ओर जाता हुआ दिख रहा है, और एमसीएक्स पे अराउंड 352-53 के आसपास बाय कीजिए, और ऊपर में 370 तक के स्तर आपको धीरे धीरे देखने मिल सकते हैं एल्यूमिनियम में। सो बाय डिप्स की रणनीति एल्यूमिनियम में रखिए। कॉपर में भी मेरा व्यू पॉजिटिव है, 1150, 1150-55 गुड लेवल्स टू गो लॉन्ग। 10 रुपये घटता है, करेक्शन आता है 8-10 रुपये का, तो बाई कीजिए। और मुझे कॉपर अराउंड 1180 तक जाता हुआ नजर आ रहा है।
ऑलराइट, सो ये तेजी होता है। यहाँ पर बेस मेटल्स में बनती हुई नजर आ सकती है। प्रेशस मेटल्स में यहाँ पर कुछ दबाव के साथ काम रह सकता है। कच्चा तेल आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे क्योंकि यहाँ पर एक उछाल देखने को मिला। एशियन मार्केट्स के खुलते ही हमने 112 तक के लेवल्स बनते हुए देखे और उसके बाद 109 के आसपास फिलहाल यहाँ पर कारोबार है। हमारे साथ प्रबल सेन जुड़ चुके हैं। प्रबल नमस्कार। सबसे पहले आपकी क्या सेंस है जो ये ओवरनाइट डेवलपमेंट्स बनते हुए हमने देखी हैं, जिस तरह की स्टेटमेंट्स यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से आई हैं, जहां पर अब डेडलाइन 8 PM ट्यूसडे तक बनाया गया है और उसका एक इम्पैक्ट रेट क्रूड पर है। आपको क्या लगता है क्या आगे यहाँ पर प्राइसेस और नीति के तौर पर देखा जा सकता है? हाय हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स मुझे बुलाने के लिए। क्रूड में अगर आप देखें, ट्रम्प के दो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स आए थे ओवर द वीकेंड, जो कि ऑब्वियसली मतलब नॉर्मल है उनके लिए। बट जो उन्होंने डेडलाइन दी है बहुत क्लियरली, आई थिंक बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट है, क्योंकि अगर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट करने की अगर बात हो रही है विद इन ईरान, ईरान ने पहले भी कहा है कि अगर उनके पावर प्लांट्स या उनके सिविलियन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक्स होंगे या टारगेटिंग होंगी, सो देन दे विल आल्सो टारगेट सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द गल्फ रीजन, जिसमें कि आपके जो डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, जो एक बहुत बड़ा क्राइसिस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि गल्फ कंट्रीज में सारे जितने वहाँ पे नेबरिंग कंट्रीज हैं उनमें डिसैलिनेशन बहुत बड़ा एक फैक्टर है उनकी वाटर सप्लाई के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली नेचुरल वाटर रिसोर्सेज उनके काफ़ी कम है। तो अगर ये अटैक एक्सपैंड करता है इनटू सिविलियन एरियाज, तो आपकी क्राइसिस बहुत अलग डायमेंशन ले सकती है। तो मुझे ये लगता है कि अभी एटलीस्ट अगले 2 दिनों तक तो मार्केट शायद काफ़ी अनसर्टेनिटी में रहे। अब अगेन जैसा हमने पहले भी देखा है, अगर उस पर ट्वीट किया गया है उसका मतलब ये नहीं है कि वो पॉलिसी है या वो एक्चुअली इंटेंट है। नेगोशिएटिंग टैक्टिक भी हो सकती है, इस टाइप की थ्रेटनिंग लैंग्वेज। बैक चैनल में क्या नेगोशिएशन हो रहा है हमें पता नहीं है, उसमें ऑब्वियसली बहुत कंफ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आते हैं। बट एज ऑफ नाउ फॉर द नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स आपका क्रूड मेरे ख्याल से एलिवेटेड ही रहेगा। वेडनेसडे मॉर्निंग हमारा टाइम, जो ट्यूसडे 8 PM इज अराउंड आई थिंक 5:30 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। सो वेडनेसडे मॉर्निंग को लेट्स होप कि व्हेन वी वेक अप ये जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर या पार के ऊपर होगा तो बहुत जंप क्रूड में आना चाहिए, वो हमने यहाँ पर आता हुआ नहीं देखा। लेकिन इस साल में अब तक हम 70 से 80% ऑलरेडी चढ़ चुके हैं। तो आप कहेंगे बहुत सारी ये चीज़ें ऑलरेडी इन द प्राइस हैं। आई थिंक मनीषा, द पॉइंट इज कि ये कहना एक्चुअली हमेशा थोड़ा डेंजरस होता है कि व्हाट इज देयर ऑलरेडी इन द प्राइस। थोड़ा बहुत आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा कि एक लेवल पे आई थिंक लोग थोड़ा सा वेट एंड वॉच भी करते हैं, पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू मिस्टर ट्रम्प्स ट्वीट्स या सोशल मीडिया प्रोनाउंसमेंट, क्योंकि कोई भी श्योर नहीं हो पाता है कि उसमें से कौन सा एक्चुअली एक्शन में रिजल्ट करेगा या नहीं करेगा। लास्ट इसके पहले भी 2 इंस्टेंसेस में उन्होंने एक डेडलाइन लगाई है और उसके बाद उन्होंने यूनिलैटरली उनको एक्सटेंड किया ये बोल के कि नेगोशिएशन आर पॉजिटिव या हमारी बातचीत हो रही है ईरानियन अथॉरिटीज से। और जब ईरान ने वो डिक्लाइन किया भी है, ऐसा नहीं है कि यूएस ने डिसीजन चेंज किया है। तो मतलब अब वो प्राइस $110-111 पे प्राइस हो गया है या वो 125 पे जाके सेटल करेगा, अगेन मेरे ख्याल से वो वेडनेसडे तक हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा देखने के लिए, बिकॉज प्रबल या प्रबल अगर हम ओवरऑल प्राइसेस यहाँ पर देखें तो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ब्रेंट यहाँ पर प्रीमियम में रहता है, WTI उसको ट्रैक करता है, लेकिन पिछले 2-3 दिनों में हमने WTI को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता हुआ देखा। इवन एज यूएस के पास इनफ क्रूड है, लेकिन इसके बावजूद भी जो यूएस का क्रूड एक्सपोर्ट है जो कि 2.8 मिलियन बैरल्स पर डे था 2025 में, इंपोर्ट 6.2 मिलियन बैरल्स पर डे था। और ये ज़्यादातर ऑफकोर्स कनाडा मैक्सिको से तो आता ही है, लेकिन वेनेजुएला और मिडल ईस्ट से भी आता है। वुड यू से वो एक बड़ी चीज़ है द रीज़न कि हम यहाँ पर WTI ज़्यादा देख रहे हैं ब्रेंट के सामने? देखिए, 2 रीजन हैं, इफ आई कैन टेक अ मिनट। WTI और ब्रेंट में द रीजन की ब्रेंट हमेशा प्रीमियम में रहता था बिकॉज WTI की एक नेचर थी थोड़ी सी लैंडलॉक्ड। जो WTI के बेंचमार्क क्रूड्स थे वो कुशिंग की आउटगोइंग कैपेसिटी की वजह से थोड़े से लैंडलॉक्ड होते थे। दूसरा, ब्रेंट लिंक क्रूड अक्रॉस द मिडल ईस्ट या इवन अक्रॉस यूरोप हमेशा कंसिडर किया जाता था कि ये सीबॉर्न एक्सपोर्ट्स है। तो जो मार्जिनल बैरल है, मार्जिनल बैरल, अब मुझे आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, कि आपको अगर एडिशनल किसी को कार्गो चाहिए तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये होती है कि आपको ब्रेंट लिंक्ड कार्गो मिलेगा। इसके लिए ट्रेडर्स और फाइनेंशियल पोजीशंस हमेशा ब्रेंट में होते थे।
और इसके लिए ब्रेंट को हमेशा एक बैकअप बेसिक बेंचमार्क माना जाता था और उसके ऊपर ही आपकी प्राइसिंग चलती थी। अभी ये हो गया है कि क्योंकि ब्रेंट लिंक क्रूड्स की अवेलेबिलिटी पे सवाल आ गया है, तो लोग सिक्योरिटी जो सिक्योर सप्लाई है, जो कि आज के डेट में प्रोबेबली सिर्फ यूएस सप्लाईज है, उसको एकदम से प्रीमियम पे ट्रेड करने लगे हैं। दूसरा रीजन ये भी है कि फ्यूचर्स जो प्राइजेस होते हैं टिपिकली, WTI के फ्यूचर्स प्राइजेस 1 महीने पे एडवांस में होते हैं। ब्रेंट इज प्राइस्ड एट 2 मंथ एडवांस फ्यूचर। तो वो बैकवर्डेशन जो कहते हैं अपन, उसकी वजह से भी इम्पैक्ट आया है। और तीसरा जो आपने कहा, जो 2.8 मिलियन बैरल एक्सपोर्ट वर्सेस 6 मिलियन बैरल इंपोर्ट, उसका रीजन ये है कि हर क्रूड की जो नेचर होती है वो सेम नहीं होती है, राइट। आपके WTI लिंक क्रूड के सारे जो वेरिएंट्स हैं, यूएस में जितने ग्रेड्स हैं, उससे यूएस रिफाइनर्स जो प्रोडक्ट यील्ड बनाना चाहते हैं, वो सारा क्रूड नहीं, सारा प्रोडक्ट यील्ड नहीं बना सकते। उनको स्वीट क्रूड के साथ में थोड़ा मीडियम और हैवी क्रूड भी मिक्स करना पड़ता है। तो दैट इज व्हाई दिस मिसमैच इज देयर। और इसीलिए इंडिया स्ट्रगल कर रहा है टू रिप्लेस ऑल द क्रूड फ्रॉम गल्फ, क्योंकि सारा आप यूएस और अफ्रीकन क्रूड से रिप्लेस कर ही नहीं सकते, बिकॉज वहां का क्रूड आपका गैसोलीन हेवी यील्ड देता है और हमको चाहिए डीजल यील्ड मैक्सिमाइज करने वाला क्रूड। वो एक और सिस्टमिक इशू हो रहा है मार्केट्स में। वेल एब्सोल्युटली प्रबल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और बहुत डिटेल में वो समझाने के लिए भी कि किस तरह के प्राइसेस हैं, क्या इम्पैक्ट कर सकता है और WTI यहाँ पर ब्रेंट के सामने प्रीमियम पे क्यों है। वेल, ये तो क्रूड प्राइसेस हुई। कुणाल हमारे साथ बने हुए हैं। कुणाल, आप ट्रेड के लिहाज से यहाँ पर क्रूड को क्या देखेंगे और क्या डिटेल्स आप यहाँ पर वॉच करना चाहेंगे? I think we've seen some improvement in the flow. 12 to 14 tankers have passed through Strait of Hormuz. So जैसे जैसे नंबर ऑफ टैंकर्स बढ़ते जाएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एज ऑफ नाउ ईरान हैज क्लियरली मेंशन दे आर नॉट गोइंग बैक। जैसे फ्री ट्रांसफर ऑफ ऑयल और दूसरे कमोडिटी होती थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, वो अभी नहीं होगी। सो मच डिपेंड्स अबाउट व्हाट। सो ऑयल में कोई बड़ी गिरावट की कोई जगह दिख नहीं रही है। बट इंटरेस्टिंगली इफ यू लुक एट द बैकवर्डेशन, सो जो नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट, एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन करूं, सो नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट जो 10,416 चल रहा है, फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट सीधा 10,000 रुपए नीचे, सीधा 1,000 रुपए नीचे चल रहा है, 9292। सो आप बैकवर्डेशन देखेंगे तो 1,200 रुपए का बैकवर्डेशन है। जून कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है 8,500 और जुलाई कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है 8,100। सो आज जो क्रूड हमें दिख रहा है 10,400 में, वो 3 महीने 4 महीने बाद ऑलरेडी 81 80 में बिक रहा है। सो दो ऑलमोस्ट अगर आप बात करेंगे तो 8,000 और 10,000, सो सीधा आप डिफरेंस देख लीजिए कितना बड़ा डिफरेंस है। सो आगे जैसे जैसे सप्लाई ईज होगी, ऐसे ऐसे प्राइस नीचे जाएंगे। बट ये जो $80 $85 का जो फ्लोर है, वो नहीं, अभी उसके नीचे ऑयल नहीं जाता हुआ नजर आ रहा है इन द वॉर थिंग। सो मुझे अपसाइड भी बहुत लिमिटेड लग रही है और डाउनसाइड में शॉर्ट करने के लिए इसलिए रिकमेंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी बैकवर्डेशन इज वेरी स्टीप। सो आई थिंक द नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट कल अगर ये एस्केलेट होता है तो $3-4 बढ़ने की जगह है, उससे ऊपर अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है मुझे। फेयर पॉइंट, बहुत शुक्रिया आपका भी कुणाल साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली शॉर्ट करने जैसी स्थिति यहाँ पर नहीं है, लेकिन 80-85 का बहुत स्ट्रांग फ्लोर यहाँ पर कच्चे तेल में बन चुका है और आगे जाकर ऑफ कोर्स अगले 24-48 आवर्स यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए कि अगली स्टेटमेंट या अगला स्टेप यहाँ पर यूएस या ईरान की तरफ से क्या आता है और सभी एसेट क्लासेस उसको रिएक्ट भी करेंगे। एक सोने चांदी पर इंडियन मार्केट्स के तौर पर एक सेंस ले लेते हैं। हमारे साथ कार्तिकेय बुलियन के दीपक सोनी हैं। दीपक जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। कैसे देखते हैं आप भारतीय बाजारों में एक रिएक्शन, क्योंकि मोर और लेस अब एक रेंज बनती हुई नजर आ रही है सोने के लिहाज से। अक्षय तृतीया अगले हफ्ते में है, क्या हम खरीदारी यहाँ पर बनता हुआ देख रहे हैं? किस तरह का मार्केट है? नमस्कार एंड थैंक यू मनीषा जी। देखिए, इंडियन मार्केट के नजरिए से अगर देखते हैं तो मेरा ये मानना है कि गोल्ड जब तक ये ईरान का वॉर जो रहेगा, यूएस ईरान के वॉर, तब तक गोल्ड और सिल्वर दोनों रेंज बाउंड ही रहेंगे। हर अपर लेवल के ऊपर गोल्ड में और सिल्वर में एक सेलिंग आनी चाहिए जब तक ये वॉर सिचुएशंस कंटिन्यू रहती है। उसके बाद हम वापस जो है गोल्ड को ऊपर की ओर जाते हुए देखेंगे। बहुत नीचे जो है गोल्ड अभी एट प्रेजेंट नजर नहीं आ रहा है। रेट कट की संभावना भी अगर जॉबलेस के डेटा अच्छे आते हैं तो कम हो जाएगी, उससे भी गोल्ड के ऊपर जो है वो प्रेशर बनेगा। और अक्षय तृतीया के हिसाब से अगर अपने देखते हैं
तो मार्च से कुछ सेल्स अभी इंडियन मार्केट में बेटर है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जैसे ये अब अराउंड हम अक्षय तृतीया के नजदीक पहुंचेंगे, हमें अच्छी सेलिंग देखने के लिए मिलेगी। इतने ऊपर के भाव देखने के बाद अगर करंट लेवल्स को हम देखते हैं तो ऊपरी स्तर से ये थोड़े गोल्ड और सिल्वर अफोर्डेबल लग रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस अक्षय तृतीया में अच्छी सेल रहनी चाहिए। दीपक जी, काफी हद तक बाजार को ये एक कंसर्न है कि शायद जिस तरह से इक्विटी मार्केट्स में गिरावट आई है, लोगों के लॉसेज हैं या मार्जिन्स पे करने पड़े हैं, उतना ज्यादा मनी फ्लो शायद गोल्ड की तरफ इस सीजन में जाता हुआ नजर नहीं आए। जिस तरह के मार्केट क्यूज हैं एज ऑफ नाउ, आपको लगता है उसका एक दबाव रह सकता है? हाँ, निश्चित मनीषा जी, जो गिरावट हमें इक्विटी मार्केट में देखने के लिए मिली है और जो क्रूड्स की तरफ लोग बढ़े हैं, एक मार्जिन कॉल जो है अदर देन गोल्ड एंड सिल्वर हर कमोडिटी और इक्विटी में रहेगा, जिसके कारण थोड़ा सा क्रंच रह सकता है। अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी बातें सही है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर के जो इन्वेस्टर है वो तो इन्वेस्ट करेंगे ही, ऐसा मेरा मानना है। और जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो किस तरीके से आप आता हुआ देखते हैं, ज्वेलरी के लिहाज से या बुलियन? देखिए, अब कस्टमर्स जो है ना वो काफी अलर्ट हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि कॉइन्स में बहुत अच्छी सेल्स हमें पिछले एक साल में देखने के लिए मिली है। ज्वेलरी में अब जो मेकिंग चार्जेस है वो कंपैरेटिव प्राइजेस होने के कारण एक सही लेवल पे आ रहे हैं। तो ये मान सकते हैं अपने कि ज्वेलरी की सेल्स जो है पिछले साल के मुकाबले इस साल बेटर रहनी चाहिए। अब इसी पॉइंट पर एक बार और एक सवाल आपसे है, किस तरह से दीपक जी आप देखते हैं यहाँ पर चार्जेस, मेकिंग चार्जेस बैलेंस आउट होता हुआ? क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर्स में, स्पेशली पिछले वेडिंग सीजन में, यही एक चिंता थी कि मेकिंग चार्जेस बहुत ज्यादा हैं। अगर हम 8, 10, 12% यहाँ पर गोल्ड के प्राइसेस से पकड़ के देखें, एज ऑफ नाउ कितना बैलेंस आउट या ईज आउट हुए हैं ये? मनीषा जी, देखिए पहले क्या था, कुछ रीजन्स अगर हम इंडिया के छोड़ देते हैं तो बाकी सब रीजन्स में मेकिंग चार्जेस जो थे वो अमाउंट में थे। अब वो चेंज होके परसेंटेज में आ गए हैं। अब मैक्सिमम जगह जो है गोल्ड प्राइजेस पे ये 7%, 8%, 10% की मेकिंग चार्जेस के ऊपर ज्वेलरी सेल हो रही है। और ये सबके टॉप लाइंस, प्रॉफिट लाइंस के ऊपर प्रेशर पड़ा है। जो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने से सेल्स कम हुई है। तो अब जो है ज्वेलर ये सोच रहे हैं कि भाई हम एक उचित मुनाफा रख के ज्वेलरी को सेल कर देते हैं, उस तरफ ही ज्वेलर ज्यादा जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो मेकिंग चार्जेस पहले 12 to 15% थे, अब वो 8 to 12% की रेंज में रहने चाहिए। और चांदी में किस तरह की सेल्स बनता हुआ आप देख रहे हैं? आपको लगता है वहां पर भी थोड़ा सा पिकअप है? देखिए, चांदी में जो फ्लक्चुएशंस आते हैं वो गोल्ड के मुकाबले बहुत ज्यादा तेज रहते हैं। और जितनी हम गोल्ड के ऊपर हम जितना प्राइजेस के ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं, चांदी में उससे ज्यादा फ्लक्चुएशन हमें देखने के लिए मिलते हैं। और जो चांदी के प्राइजेस बढ़े हैं उसके कारण गिफ्टिंग सिल्वर जो है उसमें बहुत बड़ी गिरावट देखने के लिए सामने आई है। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये भी है कि जो प्राइजेस के रिटर्न आए हैं उसके कारण अट्रैक्शन भी है जो सिल्वर की तरफ पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि चांदी की सेल्स भी जो है, अगर हम ईयर टू ईयर देखेंगे तो हो सकता है जरूर हम थोड़ा पीछे रह जाएंगे, बट अगर हम ये देखते हैं कि रिटर्न के बाद एक कितनी चांदी की सेल होनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से हम एक सेटिस्फैक्टरी रेंज में रहेंगे। ऑलराइट, दीपक सोनी जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और वो एक सेंस बनाने के लिए। यहाँ पर तो क्लियरली मेकिंग चार्जेस यहाँ पर कम आए हैं। अक्षय तृतीया यहाँ पर थोड़ा सा बेहतर समय रह सकता है खरीदने के लिए, क्योंकि लोग जाकर खरीदते ही हैं। लेकिन किस तरह के जिस तरह से इकोनॉमिक सिनेरियो है फिलहाल, जिस तरह से लॉसेज यहाँ पर एक्विटीज में हुए हैं, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा वो सब ऑफकोर्स देखना होगा अगले हफ्ते में। लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम एक्सपेक्टेशन यही है कि हम मांग बेहतर देखेंगे। India Bonds presents Bond Street. नमस्कार। रुपए और बॉन्ड्स की अगर बात की जाए तो पूरा का पूरा फोकस यहाँ पर यूएस ईरान जंग है और उसी का असर यहाँ पर हमने आता हुआ देखा भी है। और इसी बीच कच्चे तेल के भाव $110 प्रति बैरल के ऊपर यहाँ पर कायम है, जिसका भी इम्पैक्ट यहाँ पर इन्फ्लेशन के तौर पर भारतीय बाजारों में देखने को मिल सकता है। पिछले कुछ दिनों में रुपए को यहाँ पर सपोर्ट मिला है आरबीआई के कदमों की वजह से। काफ़ी सारे मेजर्स यहाँ पर आरबीआई ने लिए हैं, नियम सख्त किए गए हैं यहाँ पर आर्बिट्राज पर और साथ ही साथ स्पेकुलेटिव डेरिवेटिव्स पर भी।
अगर पिछले हफ्ते की बात की जाए तो रुपए में 2% तक का इजाफा देखने को मिला था, जो कि नवंबर 2022 के बाद सबसे बेहतरीन है। और आज की अगर बात की जाए तो 93 के आसपास यहाँ पर रुपए अभी भी होल्ड करता हुआ नजर आया है। आरबीआई पर अब बाजार की नजर होगी, क्योंकि 8 अप्रैल को ब्याज दर पर यहाँ पर फैसला है और बाजार को दरें बिना बदलाव के स्थिर रहने की यहाँ पर उम्मीद भी है। साथ ही साथ ऐसा लगता है कि आरबीआई एक रेडीनेस दिखाएगा कि यहाँ पर वो रुपए को स्थिर और साथ ही साथ बाजार में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए कदम उठा सकता है। बाजार में अगर बॉन्ड की सप्लाई की बात की जाए तो ये बढ़ती हुई नजर आएगी। मंगलवार को 7 स्टेट्स यहाँ पर बॉन्ड इश्यूज करेंगे और राज्यों को 181 बिलियन रुपया यहाँ पर जुटाने की योजना के साथ वो यहाँ पर उतर रहे हैं। अगर इस करंट क्वार्टर की बात की जाए, जो कि अप्रैल मई जून है, तो यहाँ पर राज्यों में 2.55 लाख करोड़ रुपए जुटाए जाने की एक्सपेक्टेशन है। आरबीआई ने 9 राज्यों के लिए नया बेंचमार्क फ्रेमवर्क भी जारी किया है पायलट बेसिस पर, उसके ऊपर भी बाजार देखेगा। और साथ ही साथ अगर बॉन्ड मार्केट्स को ओवरऑल यहाँ पर देखें तो गाइडलाइंस चेंज हमने आरबीआई की तरफ से आते हुए देखी हैं। एफआरएस बॉन्ड्स 2020 के नियमों में यहाँ पर बदलाव किया गया है, यानी कि एफआरएस यानी कि फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड्स, यहाँ पर निवेशकों के लिए बेहतर सर्विस, मार्जिन, प्रोसेस आसान बनाने की कोशिश आरबीआई करने की पहल में है। CNBC Awaaz and India Bonds presents Bond Street.